दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका पढ़ो ऑनलाइन के प्लेटफॉर्म पे। 2026 में जो भी विद्यार्थी मैट्रिक एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए हम बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना लेकर आए हैं। आपको हम 30 दिन का, दोस्तों याद रखिए 30 दिन का ऐसा मास्टर प्लान बताएंगे जिसकी सहायता से आप अपने मैट्रिक की परीक्षा में 400 से ज़्यादा स्कोर ला सकते हैं। आपको सुनने में थोड़ा ऑड लगेगा, लेकिन हम आपको बता दें कि ये मुश्किल ज़रूर है लेकिन असंभव नहीं है। और हम जो तरीका बताएंगे उसकी सहायता से आपको इतने नंबर ज़रूर मिलेंगे, क्योंकि दोस्तों मैंने ये तरीका अपनाया है और मेरा खुद बहुत ज़्यादा नंबर आ चुका है। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि हमारे बताए गए तरीका से आपका ज़रूर आएगा। और दोस्तों इसमें हम जितने भी तरीके बताएंगे उसमें कोई भी ऐसा नहीं होगा जो आप नहीं कर पाइएगा। हम सारे ऐसे तरीके बताएंगे जो आप आसानी से कर सकते हैं और आपको उसको करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। इसके लिए हम आपको एक बहुत ही अच्छा प्लान बना कर देंगे। दोस्तों हम जो प्लान बनाएंगे उसको आप बस फॉलो कीजिए, आपका नंबर आना निश्चित है। इसमें हम सबसे पहले आपको बताएंगे कि आपको जो बुक है उसमें सब कुछ नहीं पढ़ना है, आपको बस वही पढ़ना है जहां से एग्जाम में ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद में आपको सभी चैप्टर का भी सब कुछ नहीं पढ़ना है, उसमें से भी वही पढ़ना है जहां से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। देखिए दोस्तों अभी जो एग्जाम्स हो रहे हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण ये है कि ऑब्जेक्टिव 50% आ रहे हैं और उसमें से 100 ऑब्जेक्टिव रहेगा जिसमें से आपको 50 बनाना है। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप ऑब्जेक्टिव का तैयारी पूरी तरीके से करके जाइए। उसके लिए दोस्तों हमने अपने चैनल पर सभी सब्जेक्ट का कंप्लीट ऑब्जेक्टिव पैक डाल रखा है। आप लोग हमारे चैनल पर जाइए और जो ऑब्जेक्टिव पैक है उसको बार बार देखिए, हर बार देखिए, ताकि वो आपके दिमाग में बैठ जाए। क्योंकि दोस्तों हमने जो ऑब्जेक्टिव पैक डाला है आप केवल उसको अगर याद कर जाते हैं तो आपका एग्जाम में 50 ऑब्जेक्टिव सही होने से कोई नहीं रोक सकता है। तो आप सबसे पहले जाइए और हमारे चैनल पर जो ऑब्जेक्टिव है उसको ज़रूर देखिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव का इम्पोर्टेंस अभी के एग्जाम में बहुत ज़्यादा है। इसके बाद सवाल अब ये आता है कि आप जो महत्वपूर्ण टॉपिक है उसकी पहचान कैसे करें, आपको कैसे पता चलेगा कि कौन कौन सा चैप्टर इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों हमने आपके लिए ये भी कर दिया है, जो जो चैप्टर इम्पोर्टेंट है उसको छांट के आपके लिए ले कर आए हैं। आपको बताएंगे कि ये चैप्टर आपको पढ़ना है। तो चलिए आपको सभी चैप्टर के बारे में पहले बताते हैं। चलिए दोस्तों तो हम बारी बारी से सारे सब्जेक्ट के सभी इम्पोर्टेंट चैप्टर्स को देखते हैं। इसके बाद हम आपको दिन भर के पढ़ने का रूटीन भी बताएंगे। उससे पहले हम आपको महत्वपूर्ण चैप्टर्स के बारे में बताते हैं। देखिए सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों गणित की। गणित की बात करें दोस्तों तो ये वो सब्जेक्ट है जिसमें आप आसानी से 100 में 100 पा सकते हैं। तो इसके लिए दोस्तों हम आपको इम्पोर्टेंट जो चैप्टर्स है वो बता रहे हैं। दोस्तों अगर हम 100 में 100 की बात किए तो इस पर आप अचंभित मत होइए, क्योंकि मेरा आ चुका है और मेरा तब आया था जब दोस्तों 50% ऑब्जेक्टिव नहीं हुआ करता था। अभी के समय में तो मैथ में 100 में 100 लाना बिल्कुल आसान है। बस आप हमारे द्वारा बताए गए जितने भी नियम हैं उसका पालन कीजिए। देखिए सबसे पहले अगर गणित की बात करें तो इसमें जो अलजेब्रा होता है और जो त्रिकोणमिति होता है सबसे ज़्यादा इससे 20-20 मार्क्स के सवाल पूछे जाते हैं। आपको सबसे पहले बता दें कि हमने कुछ चैप्टर्स को क्यों छांट दिया। आप बोलिए कि अगर कुछ चैप्टर को हम छांट देंगे तो सारे सवाल कैसे बना पाएंगे। देखिए दोस्तों हम ऐसे बना पाएंगे क्योंकि हमें 100 में 50 ही बनाना है, तो इसलिए हम उसी चैप्टर को पढ़ेंगे जिससे ज़्यादा सवाल आते हैं। मान लीजिए 1-2 सवाल उस चैप्टर से आ गए जिसको हम छोड़ चुके हैं, तो हम उसको एग्जाम में स्किप कर देंगे। उसके बाद जो महत्वपूर्ण है उसको पढ़ के जाएंगे तो हम निश्चित रूप से 100 में 50 तो बना ही लेंगे। इसलिए हमें अभी ज़रूरी है कि जो इम्पोर्टेंट है उसी को पढ़ें और जिसका वेटेज कम है उसको छोड़ दें। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम आपको बताएं कि जो गणित में अलजेब्रा और त्रिकोणमिति होता है सबसे ज़्यादा इसी से सवाल पूछे जाते हैं। इसमें भी देखिए त्रिकोणमिति में आप लोग दोस्तों इसको कहीं नोट कर लीजिएगा, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। त्रिकोणमिति की बात करें तो इसमें त्रिकोणमितीय अनुपात, सर्वसमीकाएँ यानी कि आइडेंटिटीज, ऊंचाई एवं दूरी तीनों शामिल है और दोस्तों ये सभी महत्वपूर्ण है। उसके बाद आइए अलजेब्रा यानी कि बीजगणित में, तो इसमें सबसे पहले बहुपद बहुत महत्वपूर्ण है। 2 चर वाले रैखिक समीकरण ये सारे आसान भी हैं और इम्पोर्टेंट भी है। उसके बाद द्विघात समीकरण और समांतर श्रेणी निश्चित रूप से आप पढ़िएगा।
उसके बाद हम बात करें ज्यामिति की, तो इसमें त्रिभुज जरूर पढ़िएगा, त्रिभुज का सारा थ्योरम याद कर लीजिएगा, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो याद कर लीजिएगा, इससे क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। उसके बाद वृत्त दोस्तों जरूर पढ़िएगा, इसमें जो त्रिज्याखंड वगैरह के क्षेत्रफल वृत्त में आते हैं उसको भी आप जरूर पढ़ के जाइएगा। उसके बाद हम बात करें तो हमारा इसके बाद आ जाएगा क्षेत्रमिति। दोस्तों अगर हम क्षेत्रमिति की बात करें तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन को। इससे दोस्तों आपको तीनों सेक्शन में सवाल मिलेंगे, यानी कि 1 नंबर वाले में, 2-3 नंबर वाले में और 5 नंबर वाले में भी इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद सांख्यिकी जरूर देखिएगा, प्रायिकता, माध्य माध्यिका, बहुलक आप जरूर देख कर जाइएगा दोस्तों, इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं विज्ञान की। दोस्तों अगर विज्ञान की बात करें तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे फिजिक्स के महत्वपूर्ण चैप्टर्स को। प्रकाश के परावर्तन अपवर्तन अति महत्वपूर्ण है, इससे क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। मानव नेत्र से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, विद्युत धारा से भी क्वेश्चन पूछा जाता है और विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। दोस्तों मैं फिर बता रहा हूं कि आप इन चैप्टर्स को नोट कर लीजिए, ये हमारे VVI चैप्टर्स हैं। दोस्तों मैं एक बार फिर आपको बता दूं कि मेरा मैट्रिक एग्जाम में गणित और विज्ञान दोनों में 100 में 100 आ चुका है, तो मैं जो बताऊंगा वो एग्जैक्ट बताऊंगा, करेक्ट बताऊंगा और जो प्रैक्टिकल बातें हैं वही बताऊंगा। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर ज्ञान देने के लिए बहुत लोग आ जाते हैं जो एग्जाम वगैरह दिए नहीं और दिए भी है तो कैसे भी दिए और मतलब ज्ञान देने लगते हैं, लेकिन मुझे पता है कि कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है, तो मैं जो बताऊंगा उस स्ट्रेटजी को आप जरूर फॉलो कीजिएगा। चलिए फिजिक्स के बाद हमारा नंबर आता है रसायन शास्त्र का, यानी कि केमिस्ट्री का। दोस्तों देखिए केमिस्ट्री में जो महत्वपूर्ण चैप्टर है वो रासायनिक अभिक्रियाएं हमेशा क्वेश्चन पूछता है। रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अम्ल, क्षार और लवण बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछता है। धातु अधातु से आपको हर साल क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। कार्बन और उसके यौगिक से भी आपको हमेशा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। उसके बाद देखिए इसके बाद है जीव विज्ञान। तो दोस्तों जीव विज्ञान में है जैव प्रक्रम, हमेशा क्वेश्चन पूछता है। पोषण से पूछता है श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन, नियंत्रण और समन्वय, जनन और अनुवांशिकता। दोस्तों देखिए आप बोलेंगे को आप तो मैक्सिमम चैप्टर का नाम बता दे रहे हैं, तो दोस्तों हमें मैक्सिमम नंबर भी तो लाना है, तो हम उसी चैप्टर का नाम बता रहे हैं जो इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों आपको इनको पढ़ना पड़ेगा। अगर हम मान लीजिए बहुत सारा चैप्टर छोड़ दिए, फिर आप बोलिएगा कि आपने छोड़ दिया उससे क्वेश्चन पूछा था, तो दोस्तों इसको पढ़ने का तरीका भी हम बताएंगे। अभी तो केवल इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बता रहे हैं, बस आप हमारे साथ अच्छी तरीके से जुड़े रहिए, हमारे वीडियोज को देखते रहिए। इसके बाद दोस्तों हम आपको बात करेंगे सामाजिक विज्ञान की। देखिए सामाजिक विज्ञान में हमें पता है कि 4 सब्जेक्ट आते हैं, इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र और अर्थशास्त्र। देखिए इनमें बहुत चैप्टर हैं, लेकिन इनमें क्या इंपॉर्टेंट है अभी आपको बताते हैं। इतिहास की बात करें तो सबसे पहले यूरोप में राष्ट्रवाद हमेशा क्वेश्चन पूछता है। भारत में राष्ट्रवाद दोस्तों इसको तो आप घोर के पी जाइएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी से पूछेगा। इसमें भी इंपॉर्टेंट असहयोग और सविनय आंदोलन से तो लगभग हर साल क्वेश्चन पूछता है। उसके बाद औद्योगिकरण के युग से भी क्वेश्चन आता है दोस्तों। तो ये रहे इतिहास के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। इसके बाद भूगोल। दोस्तों अगर हम भूगोल की बात करें तो इसमें भारत, संसाधन और उपयोग, कृषि, जल संसाधन, खनिज और ऊर्जा संसाधन, ये सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, आप इनको कहीं लिख लीजिए। इसके बाद राजनीतिक विज्ञान। दोस्तों राजनीतिक विज्ञान की बात करें तो सबसे पहले लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी, दोस्तों हर साल इससे क्वेश्चन पूछता है, याद रख लीजिएगा। संघीय व्यवस्था और लोकतंत्र की चुनौतियां, ये रहे इसके इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। इसके बाद है हमारा अर्थशास्त्र। दोस्तों अगर अर्थशास्त्र की बात करें तो इसमें अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास, मुद्रा, बचत एवं साख, दोस्तों इनसे हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद आपदा प्रबंधन, इसमें प्राकृतिक आपदाएं, बाढ़, सुखाड़, भूकंप और उनके बचाव, आप क्वेश्चन बैंक पलट कर देखिए, इनसे आपको हमेशा क्वेश्चन मिलेंगे। दोस्तों तो ये हमारे हो गए अभी तक के महत्वपूर्ण चैप्टर्स। अब हिंदी के भी हम महत्वपूर्ण चैप्टर संस्कृत और इंग्लिश के भी देख लेंगे। देखिए सबसे पहले इसमें क्या इंपॉर्टेंट है वो देखिए आप। इसमें इंपॉर्टेंट ये है सबसे पहले व्याकरण। तो व्याकरण में आपको क्या पढ़ना पड़ेगा दोस्तों, इसमें संधि पढ़िए, समास पढ़िए, कारक पढ़िए, उपसर्ग प्रत्यय हमेशा क्वेश्चन होता है, विलोम और पर्यायवाची शब्द। इसके अलावा दोस्तों मैं एक बात और बताऊंगा कि जितने भी लेखक हैं
तो उन लेखकों का नाम और वो कौन सा चैप्टर लिखे हैं इसको आप ज़रूर देख लीजिएगा। अगर इसको आपको याद करने में कोई परेशानी है तो आप हमारे चैनल पर जाइए, हमने ट्रिक के माध्यम से इसको याद करवाया है, तो आप इसको ज़रूर याद करवाइए। और उसके बाद जो हमारा ऑब्जेक्टिव पैक हमने अपने चैनल पर डाला है उसको आप ज़रूर देखिए, क्योंकि दोस्तों उसकी सहायता से आप सारे ऑब्जेक्टिव को बना लेंगे। उसके बाद लेखन में देखिए, लेखने में दोस्तों आपको निबंध लेखन हमेशा पूछता है, पत्र लेखन, आवेदन लेखन, दोस्तों ये हिंदी हो, अंग्रेजी हो या संस्कृत हो, तीनों के लिए जरूरी है। उसके बाद अपठित गद्यांश भी बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद देखिए पाठ्य पुस्तक में आपको कहानी, कविता और मुख्य पात्रों और सारांश पर आधारित प्रश्न। देखिए दोस्तों जितने भी आपके बुक में चैप्टर दिए गए हैं उसका सारांश तो आपको एक बार आपको ज़रूर पढ़ना है कि उसमें से उसका मुख्य सारांश क्या है, उसमें क्या दिया गया है, तभी जाकर आप उसके क्वेश्चंस को बना पाइएगा। इसके बाद दोस्तों सब्जेक्टिव के क्वेश्चन को बनाने के लिए हम हिंदी के या संस्कृत के और इंग्लिश के भी सारे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे ना उसको हम आपको बता देंगे। इसके बाद देखिए अब आप बोलिएगा कि आप तो केवल ये बता दिए लेकिन हम सब्जेक्टिव बनाएंगे कैसे, तो दोस्तों इसका भी तरीका हम इसी वीडियो में आपको बताने वाले हैं। देखिए अब देखिए इसके बाद हम आपको बताएंगे कि आपका रूटीन क्या होगा। देखिए दोस्तों सबसे पहले सुबह 5 से 8 तक आप याद कीजिएगा। देखिए दोस्तों इस वीडियो में हम आपका एक भी डाउट नहीं छोड़ेंगे, बस इतना भरोसा कीजिए। अभी देखिए 5 से 8 में आपको क्या करना है कि याद करने वाले सब्जेक्ट पढ़ना है, मतलब कि मैथ नहीं पढ़ना है दोस्तों। इसमें आपको पढ़ना है सामाजिक विज्ञान, संस्कृत, हिंदी, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान। देखिए अब इनको कैसे पढ़ना है। सबसे पहले आपको क्या करना है कि हिंदी और संस्कृत जो है इनको आप डिवाइड कर लीजिए, 30 मिनट 40 मिनट, दोनों सब्जेक्ट को 30-30 40-40 मिनट पढ़िए। उसके बाद आप पढ़िए विज्ञान को लगभग 1 घंटा। उसके बाद आपको पढ़ना है दोस्तों सामाजिक विज्ञान को, इनको भी लगभग 1 घंटा। दोस्तों हमने समय 3 घंटा लिखा है, लेकिन आप चाहे तो इसमें थोड़ा मोड़ा बढ़ा के 3 से 3.5 भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसके बाद हमने आपको 2-3 घंटे का अच्छा खासा गैप भी दिया है। उसके बाद दोस्तों आपको 11 बजे से 2 बजे तक पढ़ना है मैथ। इसके बाद दोस्तों हम 5 से 8 आपके लिए बता रहे हैं कि आपको पीवाईक्यू को सॉल्व करना है, यानी कि पिछले वर्षों में पूछे गए क्वेश्चंस को। इसके बाद दोस्तों रात में 9 से 10 आपने जो भी पढ़ा है एक बार उसका सारांश देख लेना है कि हमने ये पढ़ा है, और अगले दिन क्या पढ़ना है इसको एनालाइज करके सोना है। ऐसा नहीं है कि आज पढ़ लिए चुपचाप सो गए, अगले दिन पता ही नहीं चल पा रहा है क्या पढ़ना है। आपने दिन भर जो पढ़ा है लास्ट में उसको एक बार देखिए कि हमने ये पढ़ा, उसके बाद अगले दिन क्या पढ़ना है इसको आपको प्लानिंग करके सोना है। दोस्तों अभी हम आपको एक रामबाण तरीका बता रहे हैं, इसको आप कहीं नोट करके रख लीजिए। इसमें हम आपको सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वो बताने वाले हैं। जैसा कि हम आपको बताया है ना कि जैसे हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी में क्या पढ़ेंगे, मतलब कि इस एग्जाम में इसका जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा उसको कैसे बनाएंगे, तो उसको बनाने का भी रामबाण तरीका देखिए क्या बता रहे हैं। आपको क्या करना है दोस्तों, आपको ये करना है कि आपका जो क्वेश्चन बैंक है उस क्वेश्चन बैंक का 2011 से लेकर 2025 तक आपके पास होना चाहिए। उसको आपको जितना भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन है सारे सब्जेक्ट का, दोस्तों मैं फिर बता रहा हूँ, सारे सब्जेक्ट का, विशेषकर भाषा वाला सब्जेक्ट और विज्ञान और सोशल साइंस का, क्योंकि गणित का जो है वो तो आप मतलब कि प्रॉपर पढ़ ही रहे हैं और मतलब कि ट्यूशन वगैरह में पढ़े ही होंगे, लेकिन इसीलिए मैं बोल रहा हूँ अभी पर कि सारे सब्जेक्ट का जो क्वेश्चन बैंक 2011 से लेकर और 2025 तक है ना उसको आपको रट जाना है। बस ऐसा समझ लीजिए कि घोर के पी जाना है, क्योंकि दोस्तों जो क्वेश्चन 100 पूछा जाता है और 50 बनाना है तो उसके लिए तो बहुत ज़रूरी है आप उसको पढ़ के जाइए, क्योंकि क्वेश्चन दोस्तों बहुत रिपीट होते हैं। और मैं फिर बता दूं कि सब्जेक्टिव का भी जो क्वेश्चन होता है बहुत ज़्यादा रिपीट होता है। तो आप बस ये काम कीजिए कि आपको जो मैं शाम वाला समय दिया हूँ ना 5 से 8,
इसमें आपको कुछ नहीं करना है, बस आपका जो क्वेश्चन बैंक है ना उसको रट जाना है। दोस्तों कुछ भी करके उस क्वेश्चन बैंक को शुरू से अंत तक, यानी कि 2011 से लेकर और 2025 तक जितना भी क्वेश्चन है आप उसको किसी भी प्रकार से रट जाइए, मतलब इतना समझिए कि घोल के पी जाइए। क्योंकि दोस्तों जो क्वेश्चन बैंक होता है उसमें जो क्वेश्चन होता है वो किसी भी एग्जाम के लिए रामबाण होता है। तो अगर आपको एग्जाम में स्कोर करना है तो आपको क्वेश्चन बैंक पूरी तरीक़ा से रटना ही होगा। तो चलिए ये तो हमारा हो गया अब पढ़ने का प्लान। दोस्तों इसमें फिक्स नहीं है, आप 2-4-10 मिनट आगे पीछे कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम 2 बजे तक मैथ पढ़ने वाले हैं और अभी मैथ पढ़ने की और इच्छा है या और कुछ बनाना बाकी रह गया तो हम उसको और पढ़ेंगे दोस्तों। और मैथ पे हम ज़्यादा इसलिए नहीं बोल रहे हैं कि मैथ में 100 में 100 लाने का हम तरीका आपको बताने वाले हैं और उसके लिए वीडियोज़ भी लाने वाले हैं। तो दोस्तों मैथ के लिए भी आप निश्चिंत रहिए। अभी तक हमने जो बताया, अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए और हमारे द्वारा बताए गए रूल्स को ज़रूर फॉलो कीजिए। इसके बाद देखिए दोस्तों, हम फाइनल टच में आपको एक और चीज़ बता दें आपके लिए, मतलब कुछ और महत्वपूर्ण इसमें तरीका ये है कि आपका जो कॉपी लिखने का तरीका होगा वो देखिए कैसा होगा। सबसे पहले फॉर्मेटिंग, उत्तर को दोस्तों पॉइंट में लिखिए। जैसे आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछता है तो उसको आप पॉइंट बना कर लिखिए, सारांश में पूरा मत लिखिए, पॉइंट बना कर लिखिए ताकि पढ़ने वाले को मज़ा आएगा और वो आपको नंबर देगा। उसके बाद मुख्य शब्द को अंडरलाइन कीजिए। दोस्तों जो भी आप क्वेश्चन लिख रहे हैं उसमें जो इम्पोर्टेंट शब्द है आप उसको अंडरलाइन कर दीजिए, ये बहुत ज़रूरी है। उसके बाद दोस्तों विज्ञान भूगोल में चित्र साफ साफ बनाएं और उसको पेंसिल से बनाएं। याद रखिएगा चित्र को बनाने में घबराए नहीं, आपके पास प्रॉपर टाइम होगा, आप उसको पेंसिल से साफ साफ बनाइए। उसके बाद क्लीनलाइनेस, यानी कि दोस्तों काट कूट न करें और हैंडराइटिंग को साफ़ सुथरा रखें। अगर आपका हैंडराइटिंग उतना अच्छा नहीं भी है दोस्तों तो आप उसको साफ़ सुथरा लिखिए, क्योंकि एग्ज़ाम में साफ़ सुथरा लिखना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों ये रहे कुछ इम्पोर्टेंट, मतलब ये समझ लीजिए कि रामबाण तरीके जिसकी सहायता से आप कम समय में बहुत अच्छा नंबर ला सकते हैं। दोस्तों बस आप इनको फॉलो कीजिए और आपको अगर कोई भी डाउट हो तो हमें कमेंट में ज़रूर पूछिए। दोस्तों मैंने इनको अपनाया है और ख़ुद नंबर लाया है, इसलिए आपसे बता रहा हूँ, आप इनको फॉलो कीजिए, आपके नंबर ज़रूर आएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हमारे साथ लास्ट तक आप बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।